तो आज हम बच्चों में होने वाली एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली समस्या पर बात करेंगे। कब्ज। हाँ, कब्ज। और ये एक ऐसा विषय है ना जिसके बारे में माता पिता अक्सर खुलकर बात करने में थोड़ा झिझकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इससे जूझते लगभग सभी हैं किसी न किसी मोड़ पर। और इस ज़रूरी चर्चा को दिशा देने के लिए हमारे पास एक बेहद मजबूत, एक भरोसेमंद आधार है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी IAP द्वारा माता पिता के लिए जारी किए गए खास दिशा निर्देश। हाँ, तो ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि देश की जो शीर्ष बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनका अनुभव और ज्ञान है। सही कहा। तो हमारा लक्ष्य साफ है, इन दिशा निर्देशों की मदद से ये समझना कि बच्चों में कब्ज क्या है, इसके असली कारण क्या हो सकते हैं, वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और सबसे ज़रूरी इसका समाधान क्या है। बिल्कुल, चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। और बात शुरू करने से पहले मुझे लगता है समस्या के पैमाने को समझना जरूरी है। उनके बच्चे के साथ हो रहा है ये बात। AP के आंकड़े बताते हैं कि बाल चिकित्सा OPD में आने वाले लगभग 10 में से 1 बच्चा कब्ज की शिकायत लेकर आता है। 10 में से 1, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी राहत की बात है, वो ये कि इनमें से 95% से ज्यादा मामले फंक्शनल होते हैं। फंक्शनल, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है, जरा आसान भाषा में समझाइए। फंक्शनल का मतलब है कि कब्ज के पीछे कोई गंभीर बीमारी, कोई शारीरिक बनावट में कोई खराबी नहीं है। हाँ, कोई खराबी या कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं है। ये ज्यादातर आहार, जीवन शैली और कभी-कभी मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। अच्छा, तो ये जानना अपने आप में आधी चिंता कम कर देता है ना। ये 95% का आंकड़ा सुनकर यकीनन बहुत से माता पिता को राहत मिली होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि 20 में से 1 बच्चा ऐसा है जिसकी कब्ज के पीछे कोई और शायद कोई गंभीर वजह हो सकती है। सही है। तो उन 5% मामलों में हम किन चीजों की बात कर रहे हैं? हाँ, उन दुर्लभ 5% मामलों में कुछ जैविक कारण हो सकते हैं, जैसे हिर्शस्प्रंग रोग जिसमें बड़ी आंत की नसें ठीक से विकसित नहीं होती। ओके। या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड ग्रंथि ठीक से हार्मोन नहीं बना पाती। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बहुत दुर्लभ हैं और डॉक्टर रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों से इन्हें पहचान लेते हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए उन 95% बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां समस्या जीवन शैली से जुड़ी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर बच्चों में ये समस्या होती ही क्यों है। गाइडलाइन में कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। मतलब मैं पढ़ रही थी कि रूटीन में बदलाव, जैसे छुट्टियां या स्कूल शुरू होना, सुबह की जल्दबाजी, हाँ। या यहाँ तक कि टीवी और वीडियो गेम में बहुत ज्यादा डूबे रहना भी इसका कारण बन सकता है। आपने बिल्कुल सही बिंदुओं पर ध्यान दिया है। देखिए, कारणों को समझना ही इलाज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दिशा निर्देश इन्हें कई श्रेणियों में बांटते हैं। जैसे कि पहली और सबसे आम श्रेणी है आहार। आज के समय में बच्चों का झुकाव प्रोसेस्ड फूड, मैदे से बनी चीजों और ज्यादा दूध आधारित आहार की तरफ बढ़ गया है, जिनमें फाइबर की कमी होती है। बिल्कुल। और कभी-कभी तो शिशु के फॉर्मूला दूध में बदलाव करना भी अस्थायी रूप से कब्ज पैदा कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलाज की शुरुआत दवा से नहीं बल्कि किचन से होनी चाहिए। निश्चित रूप से। दूसरी श्रेणी है जीवन शैली, जो शायद आज के दौर का सबसे बड़ा कारण है। बच्चे अब बाहर खेलने के बजाय स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताते हैं। शारीरिक गतिविधि कम होती है तो आंतों की गति भी धीमी पड़ जाती है। और एक दिलचस्प बात जो मैंने अपने अनुभव में भी देखी है, बताइए। बच्चे खेलने या टीवी देखने में इतने मगन हो जाते हैं कि वे शौचालय जाने की जरूरत को ही नजरअंदाज कर देते हैं। वो जानबूझकर मल को रोकते हैं और धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है। और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है ना? मुझे लगता है हम इसे अक्सर कम आंकते हैं। बहुत ज्यादा। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कोई भी तनावपूर्ण घटना, जैसे घर बदलना, स्कूल में कोई परेशानी, परिवार में किसी नए सदस्य का आना, हाँ, ये सब बच्चे के रूटीन और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है। और एक बहुत आम गलती होती है बहुत जल्दी या जबरदस्ती की टॉयलेट ट्रेनिंग। अच्छा? जब माता पिता बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो बच्चे के लिए टॉयलेट एक तनाव की जगह बन जाती है और वो वहां जाने से ही कतराने लगता है। चलिए अब लक्षणों की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कब्ज का मतलब सिर्फ 2-3 दिन पॉटी ना जाना है या सख्त मलाना। हाँ, लेकिन IAP की गाइडलाइन बताती है कि तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल है। सही कहा। सख्त, सूखा या बहुत बड़े आकार का मल तो एक मुख्य लक्षण है ही। कभी कभी ये बकरियों की तरह छोटी छोटी गोलियों के रूप में भी आ सकता है। लेकिन इसके अलावा पेट में दर्द, गैस बनना, पेट का फूला हुआ महसूस होना और भूख में कमी आना भी आम लक्षण है।
कुछ मामलों में तो ये बार बार पेशाब आने या बिस्तर गीला करने का कारण भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि भरा हुआ मलाशय मूत्राशय पर दबाव डालता है। एक खास बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है बच्चों का एक अजीब सा व्यवहार, जिसके बारे में गाइडलाइन में बताया गया है। बच्चा किसी कोने में छिप जाता है, शरीर को अकड़ा लेता है, या किसी मेज या सोफे को पकड़कर आगे की तरफ झुक जाता है। हाँ, पहली नजर में ये किसी शरारत या जिद जैसा लग सकता है। ये क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है और इसे समझना हर माता पिता के लिए जरूरी है। इसे विदहोल्डिंग पोस्चर कहते हैं। विदहोल्डिंग पोस्चर। बच्चा असल में दर्द के डर से मल को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सख्त मल त्यागने में उसे जो दर्द हुआ था वो उसे याद रहता है। अच्छा। इसलिए जब उसे दोबारा मल त्याग की इच्छा होती है तो वो अपने शरीर को सिकोड़कर, कूल्हे और पैर की मांसपेशियों को कसकर उस मल को अंदर ही रखने की कोशिश करता है। तो जिसे माता पिता जिद या आलस समझ रहे होते, वो असल में बच्चे की मदद के लिए एक पुकार है। बिल्कुल, उसे दर्द से बचने का एक तरीका। आप देखेंगे कि बच्चा अचानक खेलना बंद कर देगा, उसका चेहरा तनावग्रस्त हो जाएगा, वो अपने पंजों पर खड़ा हो सकता है या टांगों को क्रॉस कर सकता है। ये कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक चल सकता है और जैसे ही मल त्याग की इच्छा कम होती है वो वापस सामान्य हो जाता है। ये जिद नहीं, दर्द का डर है। और यहीं से वो दुष्चक्र शुरू होता है। बिल्कुल। ये तो बहुत तकलीफदेह स्थिति है, और जब ये दुष्चक्र बहुत लंबे समय तक चलता है तो शायद वो स्थिति पैदा होती है जिसके बारे में माता पिता बात करने से भी हिचकिचाते हैं। जब बच्चे के कपड़े गंदे होने लगते हैं। हाँ, गाइडलाइन इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या कहती है? यहाँ पे एक सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है जो माता पिता के लिए समझना बहुत जरूरी है। क्या? जब बच्चे के कपड़े गंदे होते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन होता है कि बच्चा आलस कर रहा है या शरारत कर रहा है। लेकिन गाइडलाइन बताती है कि सच ठीक इसके उल्टा है। ये बच्चे के नियंत्रण से बाहर की एक मेडिकल स्थिति है ना? बिल्कुल। इस स्थिति को एनकोप्रेसिस या ओवरफ्लो इनकंटीनेंस कहा जाता है। मतलब ये डांटने का नहीं बल्कि समझने और इलाज का मामला है। हाँ, ये लंबे समय से चले आ रहे गंभीर कब्ज का एक स्पष्ट संकेत है। होता ये है कि मलाशय में बहुत सारा सख्त पुराना मल एक बड़े गोले की तरह जमा हो जाता है और उसके चारों ओर से नया तरल मल रिसकर बाहर आ जाता है, जिस पे बच्चे का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब बच्चा ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, वो इसे महसूस भी नहीं कर पाता। यह बच्चे के लिए शारीरिक रूप से तो असुविधाजनक है ही, मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत परेशान करने वाला और शर्मनाक हो सकता है, खासकर अगर स्कूल में दोस्तों के सामने ऐसा हो जाए। हाँ, इसके लिए तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ से उपचार की आवश्यकता होती है। डांट फटकार से ये समस्या और बिगड़ती है। चलिए एक और आम चिंता पर आते हैं जिसके बारे में माता पिता अक्सर घबरा जाते हैं। मेरे बच्चे के मल में कभी कभी खून आता है। ये सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। और घबराना स्वाभाविक भी है। हाँ, यहाँ गाइडलाइन स्पष्ट करती है कि सख्त मल के साथ ताजे चमकीले लाल रंग के खून की कुछ बूंदें आना एक संकेत है कि डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह अक्सर एनल फिशर के कारण होता है। मतलब गुदा की नाजुक त्वचा में एक छोटा सा कट लग जाना। हाँ, सख्त मल की वजह से। ये बहुत दर्दनाक होता है और बच्चे में मल रोकने की आदत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि उसे डर लगने लगता है कि अगली बार भी उतना ही दर्द होगा। बिल्कुल, यह उसी दुष्चक्र को और मजबूत करता है जिसकी हमने बात की थी। अच्छा, अब एक सवाल छोटे शिशुओं के बारे में। एक माँ पूछती है, मेरा 3 महीने का बच्चा जो सिर्फ माँ का दूध पीता है 5 दिन में एक बार पॉटी करता है, क्या ये सामान्य है? ये चिंता लगभग हर नए माता पिता को होती है। हाँ, ये बहुत ही आम और वाजिब चिंता है और इसका जवाब बहुतों को हैरान कर सकता है। क्या कहती है गाइडलाइन? दिशा निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से स्तनपान करने वाले शिशुओं के लिए ये पूरी तरह से सामान्य हो सकता है। अच्छा। हाँ, माँ का दूध इतना सुपाच्य और पौष्टिक होता है कि शरीर उसका लगभग पूरा हिस्सा सोख लेता है और बहुत कम अपशिष्ट बचता है। मतलब कुछ बच्चे दिन में कई बार कर सकते हैं और कुछ कई दिनों में एक बार? बिल्कुल, कुछ बच्चे दिन में 5-6 बार मल त्याग करते हैं और कुछ 5-7 दिनों में एक बार, जब तक कि मल पेस्ट जैसा नरम हो, बच्चा दूध ठीक से पी रहा हो और उसका वजन ठीक से बढ़ रहा हो। तब तक ये बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। नहीं है। ये जानकारी बहुत से नए माता पिता के लिए काफी राहत भरी होगी। तो अब जब हमने कारणों, लक्षणों और चिंताओं को समझ लिया है तो समाधान पर आते हैं। गाइडलाइन टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में क्या कहती है? इसका सबसे अच्छा समय क्या है ताकि ये कब्ज का कारण ही ना बने? गाइडलाइन के मुताबिक टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू करने का आदर्श समय 2 से 3 साल की उम्र के बीच है।
लेकिन उम्र से ज्यादा जरूरी है बच्चे की शारीरिक और मानसिक तैयारी। कि बच्चा तैयार है या नहीं। हाँ, क्या बच्चा कुछ देर सूखा रह पाता है? क्या वो पॉटी या सूसू जैसे शब्द समझने लगा है? क्या वो खुद से आग्रह दिखा रहा है? ट्रेनिंग हमेशा धीरे धीरे, धैर्य के साथ और बिना किसी जोर जबरदस्ती के होनी चाहिए। इसे एक मजेदार और सकारात्मक अनुभव बनाना जरूरी है। और इसमें एक बहुत ही व्यवहारिक सुझाव भी दिया गया है जो मुझे काफी पसंद आया। कौन सा? ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक भूली हुई पुरानी समझ है। हाँ, वो ये है कि अगर वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग कर रहे हैं तो बच्चे के पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल या चौकी रखें। इससे क्या होता है? इससे बच्चे के घुटने कूल्हों से ऊपर आ जाते हैं, जो कि उखरू बैठने जैसी स्थिति है। अच्छा। जो कि मल त्याग के लिए शारीरिक रूप से सबसे सही पोजीशन है। बिल्कुल। इससे मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, उसे सहारा भी मिलता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। ठीक है, ये तो हुई ट्रेनिंग की बात, लेकिन जब समस्या पहले से ही मौजूद हो और बढ़ जाए तो इलाज क्या है? क्या हमेशा दवा की जरूरत होती है? नहीं, हमेशा नहीं। उपचार का पहला स्तर हमेशा आहार और जीवन शैली में बदलाव होता है। IAP की गाइडलाइन इसी पर सबसे ज्यादा जोर देती है। तो आहार में क्या बदलाव करने चाहिए? जब हम फाइबर की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं बस सलाद खिला दो, लेकिन क्या ये बच्चों के लिए इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। बच्चों के लिए फाइबर को दिलचस्प बनाना पड़ता है। गाइडलाइन कहती है कि फल जैसे पपीता, नाशपाती, आलू बुखारा बहुत फायदेमंद है। आप इनकी स्मूदी बना सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक को दाल या आटे में मिलाकर पराठा बना सकते हैं। और साबुत अनाज जैसे ओट्स और दलिया को नाश्ते में शामिल करना। हाँ, और सबसे जरूरी, बच्चे को दिन भर में खूब पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना। एक और महत्वपूर्ण बात है दूध का सेवन सीमित करना। हाँ, खासकर उन बच्चों में जो दिन भर में कई बोतल दूध पीते हैं। जरूरत से ज्यादा दूध भूख को मारता है और कब्ज को बढ़ाता है। और जीवन शैली में बदलाव, जैसा हमने पहले भी बात की, स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल और टीवी का समय कम करके उसे शारीरिक गतिविधियों के लिए बाहर भेजना। दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना, ये सब आंतों को भी सक्रिय करता है। सही है। इसके अलावा एक नियमित टॉयलेट रूटीन बनाना बहुत मदद करता है। जैसे हर रोज सुबह और शाम के खाने के बाद 10 मिनट के लिए बच्चे को टॉयलेट में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना, भले ही उसे पॉटी आए या ना आए। हाँ, इससे शरीर की एक आदत बनती है। और अगर इन सब से भी बात ना बने तो फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। यदि आवश्यक हो और ये बदलाव काफी न हो तो वे कुछ सुरक्षित दवाएं लिख सकते हैं, जैसे पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल या लैक्टुलोज। हाँ, ये असल में स्टूल सॉफ्टनर होते हैं। इनका काम आंतों में पानी खींचकर मल को नरम बनाना है ताकि वो आसानी से पास हो सके। ये सही हाश आदत बनाने वाले लैक्सेटिव्स नहीं है? नहीं, लेकिन ये हमेशा डॉक्टरी सलाह और उनकी बताई गई अवधि के लिए ही किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। माता पिता के लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि वो कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत क्या हैं? ये सूची हर माता पिता को पता होनी चाहिए। गाइडलाइन में इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। कुछ गंभीर संकेत जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है वे हैं: पहला, अगर कब्ज जन्म के पहले महीने के भीतर ही शुरू हो जाए। ओके। दूसरा, अगर बच्चे ने जन्म के 48 घंटे बाद भी अपना पहला मल, जिसे मेकोनियम कहते हैं, पास न किया हो। ये आंतों में किसी रुकावट का संकेत हो सकता है। हाँ। ये तो नवजात शिशुओं से जुड़े संकेत हुए। थोड़े बड़े बच्चों में क्या देखना चाहिए? बड़े बच्चों में अगर परिवार में हर्षस्प्रुंग रोग का कोई इतिहास है तो हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर मल रिबन स्टूल जैसा हो, यानी फीते की तरह पतला और चपटा, तो ये एक चिंता का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण रेड फ्लैग है बच्चे का वजन न बढ़ना या उसका विकास ठीक से न होना, जिसे फेलियर टू थ्राइव कहते हैं। और कोई गंभीर लक्षण जो किसी दूसरी समस्या का संकेत दे सकते हैं। हाँ, अगर बच्चे को कब्ज के साथ लगातार हरे पीले रंग की उल्टी हो रही है या उसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ और सख्त है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अच्छा। इसके अलावा पीठ के निचले हिस्से में कोई असामान्यता, जैसे बालों का गुच्छा, त्वचा में गहरा गड्ढा या कोई गांठ दिखना भी एक गंभीर संकेत हो सकता है। ये रीढ़ की हड्डी की किसी समस्या से जुड़ा हो सकता है। हाँ, जो आंतों के नियंत्रण को प्रभावित कर सकती है। ये लिस्ट सुनकर वाकई चिंता होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रेड फ्लैग्स बहुत दुर्लभ। बिल्कुल, ये ज्यादातर बच्चों में नहीं पाए जाते।
इन्हें बताने का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है, ताकि जरूरत पड़ने पर सही समय पर मदद ली जा सके। आज हमने बच्चों में कब्ज के बारे में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के दिशा निर्देशों के आधार पर बहुत गहराई से बात की। हमने देखा कि यह सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है। नहीं, इसका गहरा संबंध बच्चे के आहार, उसकी जीवन शैली और यहाँ तक कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति से भी है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने ये भी समझा कि ज्यादातर मामले फंक्शनल होते हैं और सही जानकारी, धैर्य और सही देखभाल से उन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। कुंजी ये है कि लक्षणों को जल्दी पहचानें, घरेलू उपायों को सही तरीके से अपनाएं और जरूरत पड़ने पर बिना देर किए विशेषज्ञ की सलाह लें। सही है। यह पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। ये दिशा निर्देश बार बार जीवन शैली के कारकों का उल्लेख करते हैं, जैसे बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम और कम शारीरिक गतिविधि। तो क्या बच्चों में कब्ज की समस्या का बढ़ना कहीं न कहीं हमारी आधुनिक जीवन शैली का एक अनपेक्षित और अनदेखा परिणाम है? ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे विकल्प, जैसे बच्चे को बाहर खेलने भेजने के बजाय उसके हाथ में टैबलेट दे देना या पौष्टिक खाने की जगह फटाफट प्रोसेस्ड स्नैक्स देना, हाँ, ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर इतना गहरा और सीधा असर डाल सकते हैं।